चलिए देखिए दोस्तों, जो एलाइड सर्विसेज या क्लरिकल के एग्ज़ाम की मैं बात करूं तो दोनों का जो पैटर्न है वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि आप देखते हैं कि दोनों का जो स्टैंडर्ड है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है ना। देखो, जो क्लरिकल में मैं आपको HPG के कंप्लीट करवाऊंगा, यहाँ पे दोनों जो स्टूडेंट्स क्लरिकल और एलाइड वाले दोनों मिक्स हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा उनको डिफ्रेंशिएट करके अच्छे से बताना चाहता हूँ। देखो, क्लरिकल और HP दोनों में HP पोर्शन आता है, लेकिन अगर हम एलाइड की बात करें तो एलाइड का जो HP पोर्शन है वो बहुत अच्छे लेवल का आता है, और जो क्लरिकल का HP पोर्शन है वो बहुत कम लेवल का आता है। अब एलाइड में जो आपका HP के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, वो ऑलमोस्ट 50 to 60 क्वेश्चन आते हैं। अगर एलाइड में आप HP करंट अफेयर्स और पॉलिटी कवर करके जाएंगे तो आपका एलाइड बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। हालांकि अगर आप इधर क्लरिकल में HP पोर्शन पढ़कर जाएंगे तब भी आपका क्लियर नहीं होगा। क्लरिकल एग्जाम में आपको हर चीज़ के ऊपर बहुत अच्छे से कमांड रखनी पड़ेगी, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, या कोई और सब्जेक्ट हो, सभी के ऊपर आपको बराबर बराबर ध्यान देना पड़ेगा। चलिए, इस चीज़ के हम बाद में बात करेंगे जब जो स्टूडेंट्स क्लर्क के उसके एनरोल होंगे और जो एलाइड सर्विसेज के लिए एनरोल होंगे, हम उनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे अच्छे से, और उनमें बताएंगे कि आपको किस तरह से किस किस के लिए क्या क्या अप्रोच रखनी है। ठीक है, चलिए आज मैं एक आपको हल्का सा डेमो दे देता हूँ हिमाचल प्रदेश का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में, है ना। क्लास थोड़ी सी तेज़ रखूँगा क्योंकि ये आपका डेमो लेक्चर है, ताकि आपको थोड़ा सा पता चले कि जब आप लाइव क्लासेस में जुड़ेंगे तो आप सवाल जवाब भी कर सकते हैं। उसमें आपको पूरी की पूरी अथॉरिटी रहेगी कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, लिखा हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा, या आपको कोई डाउट है, जो सवाल है वो भी आप ऑनलाइन क्लासेस में पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लासेस आपकी दोस्तों मॉर्निंग 5 AM से 9 AM तक होगी। ठीक है, जो स्टूडेंट्स इनको रिकॉर्डेड देख रहे हैं वैसे ही वो लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं और रिकॉर्डेड भी बाद में देख पाएंगे, जो लाइफ टाइम आपके पास वीडियोस रहने वाली हैं। ठीक है, हाँ, अगर कोई मंडी डिस्ट्रिक्ट से देख रहा है, जो मंडी में कोचिंग लेना चाहता है ऑफलाइन, वो भी अवेलेबल है। वो पड्डल मंडी के नियर पेट्रोल पंप पड्डल में पहुंच करके मुझे जो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा उस पर कॉल कर सकते हैं। वहाँ से आप दोस्तों ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, हिमाचल प्रदेश के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, देखो तो भारत आज़ाद हुआ दोस्तों, वो हुआ 15 अगस्त 1947 को। 15th of August 1947 को भारत जो है आज़ाद होता है। भारत आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने का मेन मकसद ये था कि पहले जो राजशाही यानी जो भारत के ऊपर जो कंट्रोल था वो अंग्रेज़ों का अधिकार था। अगर अंग्रेज़ भारत छोड़ के चले भी जाते तो उन्हें ये मुश्किल का सामना करना पड़ता कि अब हम भारत की बागडोर किसके हाथ में संभालें। अगर दोबारा से राजा के हाथ में बागडोर संभालेंगे तो दोबारा से वही होगा, कोई और आक्रमण करेगा और दोबारा से राजा को कोई ना कोई मार के या फिर हरा करके कब्जा कर लेगा। तो मेन मुद्दा भी ये था कि वो किसके हाथ में बागडोर संभालें कि जो भारत को अच्छे से रन कर सके। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब भारत में क्या होगा दोस्तों, लोकतंत्र होगा। अब क्या होगा, लोकतंत्र होगा। देखिए, कहने को ये लोकतंत्र होता है, लेकिन ये लोकतंत्र होता नहीं है। मेनली जो राजा का बेटा होता है वही राजा बनता है, और जो मंत्री का बेटा होता है वही मंत्री बनता है। लेकिन हाँ, हमारे हाथ में इतनी ताकत जरूर होती है कि हम उस मंत्री के बेटे को मंत्री ना बना करके किसी और को मंत्री बनाएं, लेकिन कभी ऐसा हम करते नहीं हैं। चलिए, ये बात कुछ अलग टॉपिक पे आ जाएगी। तो प्लीज जिसका भी माइक ऑन है म्यूट रखे, जो भी है वो म्यूट रखे, सभी से रिक्वेस्ट है। चलिए देखिए, तो 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ। और दोस्तों, अब लोकतंत्र बनाने की बात की गई, यानी लोकतंत्र यानी लोगों का तंत्र होगा, जिसमें यानी जो लोग चाहेंगे वही होगा। ये सिर्फ कहने के लिए था, यानी आप ऐसा मान के चलिए, कह भी सकते हैं, क्योंकि जैसे मान लो अगर मेरे पिताजी राजा हैं और मेरे पिताजी मेरा फेस आगे करते हैं कि अब मैं इसे राजा बनाना चाहता हूं, तो वोटिंग आपको करनी है। ठीक है, तो दिखती सी बात है, मेरे पास धन दौलत नहीं है। आप भी सारे लोग जानते हैं कि अगर मेरी कंपटीशन में कोई और खड़ेगा मैं उसे पैसों से ही दबा दूंगा। तो दिखती सी बात है कि लोकतंत्र तो नहीं होगा, लेकिन कहने के लिए लोकतंत्र था। तो 17 अगस्त 1947 को शिमला जिला की एक रियासत है, जिस रियासत का नाम है दोस्तों ठियोग रियासत। जिस रियासत का क्या नाम है, ठियोग रियासत। ये ठियोग रियासत
हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी रियासत बनती है जहां पर राजा को हटा दिया जाता है और लोगों के द्वारा मुखिया चुना जाता है। लोगों के द्वारा क्या चुना जाता है? एक मुखिया चुना जाता है, लोगों के द्वारा एक व्यक्ति चुना जाता है। उस मुखिया का जो नाम था दोस्तों, उस मुखिया का नाम था सूरत राम प्रकाश। सूरत राम प्रकाश उस मुखिया का नाम था। अब ये ठियोग रियासत आपके लिए इतनी जरूरी बन जाती है कि आपको यहां से जानना ये जरूरी है कि जो ठियोग रियासत है वहां के जो प्रथम राजा थे वो कौन थे और जो वहां के अंतिम राजा थे वो कौन थे। ठीक है, ऐसे सवाल आपको बहुत बार पूछे जाएंगे कि किस रियासत के राजा कौन थे, प्रथम कौन थे और अंतिम कौन थे। मेनली वही आपको पूछे जाते हैं। अब आप परेशान हो जाएंगे कि ये सवाल कहां से बनता है कि प्रथम राजा कौन थे, अंतिम राजा कौन थे। जब आप दोस्तों रोजाना हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर कवर करेंगे, जो हमारा कोर्स रहेगा, तो उसमें हम हिमाचल प्रदेश के जो करंट अफेयर हैं वो पूरे के पूरे लास्ट 6 मंथ के कंप्लीट करेंगे। जब भी एलाइड का पेपर होगा उससे पुराने 6 महीने के। अब जब भी वहां पर किसी रियासत का जिक्र होगा या किसी रियासत या किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा, उसमें जो रियासतें आएंगी, तो दिखती सी बात है कि जो सवाल पूछा जाएगा वो वहीं से पूछा जाएगा और ये 100% श्योरिटी है। तभी आपको उस रियासत का अंतिम और प्रथम राजा से सवाल बनता है। ठीक है, तो ये जो ठियोग रियासत है ये शिमला की एक रियासत है और इसके जो प्रथम शासक थे दोस्तों उनका नाम था आपका जयचंद और जो अंतिम राजा थे उनका नाम था आपका कृष्णचंद। जो प्रथम राजा थे उनका नाम था जयचंद और जो अंतिम राजा थे उनका नाम था कृष्णचंद। अब देखिए, मैं शिमला की बात कर रहा हूं, है ना। जब 17 अगस्त 1947 की मैं बात कर रहा हूं तो किसी के दिमाग में कुछ ऐसा नहीं था कि ये शिमला था, ये कुल्लू था, मनाली था, मंडी था। रियासतें होती थी पहले। ठीक है, हाँ, सुकेत रियासत थी, मंडी रियासत थी, है ना, ऐसी बहुत सारी रियासतें थी। ठीक है, देखो सवाल आपको बहुत अलग अलग तरह से एग्जाम में पूछा जाता है ना। अच्छा हाँ, एक चीज देखो मैं आपको हल्का सा बताना चाहता हूं कि जैसे एलाइड में किस तरह का सवाल पूछा जाएगा और क्लेरिकल में किस तरह का पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा जाएगा कि मंडी शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो वहां पर आपको आ जाएगा कि मंडी शहर ब्यास नदी के किनारे बसा है। ठीक है, अब इस ब्यास नदी के और कौन कौन से नाम हैं? कोई कहेगा विपाशा है, कोई कहेगा अर्जिकिया है ना। अब जिस भी व्यक्ति का कोई नाम पड़ता है तो उसके पीछे कोई ना कोई फैक्ट होता है। क्लेरिकल में सिर्फ आपको अगर मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि ब्यास नदी यहाँ से निकलती है, इसका नाम विपाशा है, ये इतने इतने उससे निकलती है और इतना इतना एरिया कवर करती है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एलाइड में पढ़ाऊंगा तो एलाइड में मैं इसको किस तरह से कराऊंगा, तो मैं बताऊंगा कि जो ब्यास नदी है उसका नाम विपाशा क्यों पड़ा। देखिए मैंने यहां पे बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा दोस्तों विपाशा। अब कोई भी जो हिंदी का शब्द होता है दोस्तों उसको 2 भागों में तोड़ा जाता है, तभी वो शब्द बनता है जब उसकी संधि होती है। ठीक है, अब देखो यहां पे एक शब्द है वी और एक है पाशा, तो 2 ऋषि थे। एक ऋषि का नाम था विश्वामित्र और एक ऋषि का नाम था ऋषि वशिष्ठ। 2 ऋषि का मैं जिक्र कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एक ऋषि का नाम है ऋषि विश्वामित्र और एक ऋषि का नाम मैं कर रहा हूं ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ। ये दोनों अपने आप में बहुत ज्ञानी थे। जब भी 2 ज्ञानी व्यक्ति आपस में बैठते हैं दोस्तों तो होती है लड़ाई। ठीक है, तो आपस में क्या होती है? लड़ाई। ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र के बीच में कभी नहीं बनती थी। इसका रीजन और भी था, क्योंकि जो आर्यों के जो पहले राजा रहे वो रहे ऋषि विश्वामित्र। आर्यों ने विश्वामित्र को हटा करके ऋषि वशिष्ठ को अपना राजा बनाया, जिस कारण से इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई। और जब ऋषि वशिष्ठ को गुस्सा आया, यानी जब ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र को गुस्सा आया तो इन दोनों के बीच में बहुत बहसबाजी और लड़ाई हुई। तो विश्वामित्र ने क्या किया? विश्वामित्र ने, ये ऋषि वशिष्ठ जी हैं, है ना, ये ऋषि वशिष्ठ जी हैं। ऋषि वशिष्ठ को इन्होंने एक रस्सी से बांध दिया और ब्यास नदी में क्या कर दिया? फेंक दिया। ब्यास नदी में फेंक दिया। जब ऋषि विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ को ब्यास नदी में फेंका, ये जो रस्सी से बांधा, इस रस्सी को कहते हैं दोस्तों हिंदी में पाश। रस्सी को हिंदी में क्या कहते हैं? पाश कहते हैं, पाश। ठीक है,
तो विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ को किससे बांधा? पाश से बांधा और ब्यास नदी में फेंक दिया। अब जैसे हम जो भी हमारी नदियां होती हैं उनको हम मेनली एक तरह से माता कहते हैं, जैसे गंगा मैया, ब्यास जी की आरती करेंगे, है ना, तो मतलब एक तरह से माता मानते हैं। तो ब्यास नदी बह रही थी, उसमें ऋषि वशिष्ठ को बांधा हुआ था रस्सी से, तो वो तैर तो पाते नहीं दोस्तों। तो ऋषि वशिष्ठ को ब्यास नदी एक जगह से बाहर फेंकती है। जिस जगह से ऋषि वशिष्ठ को बाहर फेंका गया, मनाली में वो जगह दोस्तों आज भी बहुत ज्यादा फेमस है, वो जगह है विशिष्ट। वो जगह किस नाम से जानी जाती है? विशिष्ट के नाम से जानी जाती है। अब ये जो विशिष्ट है यहां से निकला वी, और उनको किससे बांधा था? पाशा से। तो ब्यास नदी का नाम कैसे पड़ा? विपाशा। ये फर्क रहेगा दोस्तों आपका एलाइड और क्लरिकल लेवल का। क्यों? क्योंकि एलाइड में जब आपको वहां पर आंसर राइटिंग के लिए आएगा कि ब्यास नदी को या ब्यास नदी का उल्लेख कीजिए कि ब्यास नदी का पुराना नाम विपाशा या अर्जिकिया क्यों है, ये किस लिए पड़ा, तो वहां पे दोस्तों आपके पास इफेक्ट होनी चाहिए। ना कि क्लरिकल में आपको ये सवाल पूछे जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि क्लरिकल अलग मतलब क्लरिकल बेकार है या एलाइड बहुत अच्छा है, ठीक। देखिए हर स्टूडेंट की और हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी प्रेफरेंस रहती है ना, उनके लिए एज भी मैटर करती है, उनके लिए जॉब की प्रेफरेंस है ना, हर व्यक्ति की अपनी अपनी प्रेफरेंस है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये तो मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल सा बताया, इसे छोड़ करके हम अब दोबारा अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो ठियोग रियासत में प्रथम राजा और अंतिम राजा बन गए। अब हिमाचल प्रदेश में ये तो दिखती सी बात है कि अब हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी रियासतें हैं। फॉर एग्जांपल ये हिमाचल है, अब हिमाचल में यहाँ भी रियासत है, ये सारी रियासतें हैं दोस्तों। ये ब्लैक जितने भी डॉट दिख रहे हैं ये सारी रियासतें हैं। अब जब एक रियासत में ये खबर फैलेगी कि यहाँ का जो फलाना राजा है उसने अपनी सत्ता छोड़ करके मुखिया चुना, उसने लोगों को बोला कि आप मुखिया चुने, तो दिखती सी बात है कि जो और राजा होंगे उनको कैसा लगेगा? उनको ऐसा लगेगा कि अब जो हमारी सीट है उसके ऊपर बात आ जाएगी और हमें अपनी जो पावर है वो खोनी पड़ेगी। तो राजाओं के मन में जो था भय पैदा हो गया, उनके मन में डर पैदा होना शुरू हो गया। अब जब और ये सारी चीजें होने लगी तो इसी के साथ साथ जो कार्यकर्ता थे हिमाचल प्रदेश के, जो हिमाचल प्रदेश को उनके बारे में अच्छा करना चाहते थे, हिमाचल प्रदेश को कुछ भला करना चाहते थे, वो लोग सामने आएंगे। वो लोग अब जितने भी जनता है उन्हें समझाएंगे कि आपको क्या करना है, लोकतंत्र क्या होता है, उसमें क्या चीजें रहती है। पहले तो लोग राजा के ऊपर भरोसा करते थे, लेकिन अब ठियोग में मुखिया चुन लिया गया तो पूरे के पूरे रियासतों में खबर फैल गई और उन्हें खौफ पैदा हो गया दोस्तों, ठीक है। फिर इसके बाद अब 26 जनवरी 1948 की बात आती है, 26 ऑफ जन 1948। 26 जनवरी 1948 को क्या होता है कि हिमाचल प्रदेश में एक अस्थायी सरकार का गठन किया जाता है, टेम्परेरी गवर्नमेंट का। 26 ऑफ जन 1948 को हिमाचल प्रदेश में टेम्परेरी गवर्नमेंट का गठन किया जाता है। टेम्परेरी गवर्नमेंट कुछ समय के लिए बनाई जाती है ताकि वहां पर कुछ ना कुछ कानून लागू किए जाएं, ताकि वहां पर कुछ उल्टा सीधा काम ना हो जाए, इसीलिए अस्थायी सरकार बनाई गई। अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स एलाइड में आते हैं, वो कहते हैं कि सर हमें हिंदी नहीं आती है, हमें इंग्लिश नहीं आती है, तो एलाइड भी नहीं होगा आपसे। काइंडली इस चीज को छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि आपका हिंदी का एग्जाम होगा दोस्तों और इंग्लिश का एग्जाम होगा, उसमें आपकी हिंदी भी आनी चाहिए, आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, तभी आप एलाइड का जो एग्जाम है वो क्लियर कर पाएंगे। वो कंपल्सरी आपके लिए, ठीक है, तो मेहनत करना शुरू कर दीजिए। तो 26 जनवरी 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ, 26 जनवरी 1948 को हिमाचल प्रदेश में अस्थायी सरकार बनी। तो उस अस्थायी सरकार का जो अध्यक्ष चुना गया वो चुना गया दोस्तों डॉक्टर, लिखिए, अस्थायी सरकार के जो अध्यक्ष चुने गए उनका नाम था दोस्तों डॉक्टर शिवानंद रमौल या शिवानंद रमौल। उनके जो अध्यक्ष चुने गए उनका नाम था शिवानंद रमौल, ठीक है। जो शिवानंद रमौल आपके उस समय के टेम्परेरी के अध्यक्ष चुने गए। देखिए मेनली होता गया है कि अध्यक्ष वही चुना जाता है जो घर में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है, चाहे उसे एक्सपीरियंस हो चाहे एक्सपीरियंस ना हो। ये माना जाता है कि जो सबसे एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति होगा वो घर का बुजुर्ग ही होगा, लेकिन ये बहुत गलत बात है, ठीक है। तो उसी तरह से शिवानंद रमौल
वहाँ पर सभा बैठी हुई थी, उसमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो माना सबसे एक्सपीरियंस्ड वही हैं, तो उन्हें जो था वहाँ का अध्यक्ष चुना गया ताकि कुछ ना कुछ कानून लागू किए जाएं, वहाँ पे ज़्यादा गंभीर स्थिति ना बने इसलिए। ठीक है, तो अब जब शिवानंद रमौल को वहाँ का अध्यक्ष चुना गया, इसी के साथ साथ और भी कई लोग थे जिन्हें चुना गया, कुछ नाम मैं आपके सामने लिखूंगा जो उस अस्थायी सरकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। तो उसमें से आपके सुकेत से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था श्री मुकुंदलाल। सुकेत रियासत से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था श्री मुकुंदलाल। ठीक है, और उसके बाद देखिए बुशहर रियासत से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पंडित पद्मदेव। बुशहर रियासत से एक व्यक्ति थे, उनका नाम था पंडित पद्मदेव। अब देखिए ये जो पंडित पद्मदेव है दोस्तों, ये इतने इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं कि यहाँ से आपको सवाल बहुत ज़्यादा बनता है। और एक बार तो एलाइड के मेंस एग्जामिनेशन में सीधा सीधा सवाल आ गया था कि पंडित पद्मदेव के ऊपर प्रकाश डालिए। ये जो पंडित पद्मदेव हैं, ये बुशहर के भुमनाल गांव के संबंधित हैं। इन्हें हिमाचल प्रदेश का कविराज कहा जाता है। सुकेत सत्याग्रह इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था, और जो सुकेत सत्याग्रह था उसमें बताया गया था कि लोगों को जो तंत्र है उसके बारे में बताया गया था, यानी जो राजशाही है उसे खत्म किया जाए, इसलिए ये सुकेत सत्याग्रह किया गया था। तो उसका जो नेतृत्व किया था वो पंडित पद्मदेव ने किया था। ये बहुत जरूरी व्यक्ति हैं। ठीक है दोस्तों, और अगले जो व्यक्ति थे बिलासपुर से, उनका नाम था सदाराम चंदेल। बिलासपुर से जो व्यक्ति थे उनका नाम था दोस्तों सदाराम चंदेल। ये जो सारी घटनाएं घटित होती हैं ये 26 जनवरी 1948 को ही हुई, जिस समय हिमाचल प्रदेश में अस्थायी सरकार का गठन किया गया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप में बाद में। ठीक है, या अभी पूछना है, अभी भी पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए अब 26 से 28 जनवरी के बीच ये चीज हो गई। अब 26 जनवरी से 28 जनवरी के बीच सोलन के दरबार हॉल में हिमाचल प्रदेश का नामकरण हुआ। सोलन के दरबार हॉल में हिमाचल प्रदेश का नामकरण हुआ। अब एक सभा बैठी है, उस सभा में यहां पर बैठे हैं सोलन के अंतिम राजा, जिनका नाम था दुर्गा सिंह। जिनका क्या नाम था? दुर्गा सिंह। दुर्गा सिंह जी की अध्यक्षता में सोलन का नामकरण सोलन में हिमाचल प्रदेश का नामकरण होता है। यहाँ पे काफी सारे व्यक्ति बैठे हुए थे, लाखों तो ज्यादा हो गया, मतलब ऐसा मान लीजिए 10-15 व्यक्ति बैठे हुए थे। वो सारी अपनी अपनी राय दे रहे थे। कोई कह रहा था कि ये नाम रख दे, कोई कह रहा था उत्तराखंड रख दे, कोई कह रहा था कुछ रख दे, कोई कह रहा था कुछ रख दे। उसी में से एक व्यक्ति निकल करके आते हैं। उन व्यक्ति का नाम था दोस्तों दिवाकर दत्त शर्मा। दिवाकर दत्त शर्मा। दिवाकर दत्त शर्मा जी खड़े होते हैं उस सभा में और नाम पुकारते हैं हिमाचल प्रदेश। तो दुर्गा सिंह को वो नाम पसंद आया जो सोलन के या बघाट के, सोलन कह लीजिए, बघाट कह लीजिए या महासू कह लीजिए, कुछ भी आएगा तो आपने बता देना है कि दुर्गा सिंह। तो सोलन के, बघाट के या महासू के जो अंतिम राजा थे उनका नाम था दुर्गा सिंह। उनकी अध्यक्षता में, उनकी प्रेजेंस में हिमाचल प्रदेश का क्या होता है? नामकरण होता है। कहाँ पे है? सोलन के दरबार हॉल में दोस्तों। सोलन के दरबार हॉल में हिमाचल प्रदेश का नामकरण होता है। और नामकरण हुआ किसके अध्यक्षता में? दुर्गा सिंह की, लेकिन नाम दिया किसने? दिवाकर दत्त शर्मा ने। यह आपने ध्यान रखना है। उम्मीद है समझ आ रहा है। ठीक है जी, आगे चलिए। ये सारी चीजें साथ साथ में चलती रही और राजाओं को अपनी जो रियासतें थी उनको खोने का डर भी था। और जो हमारे कार्यकर्ता थे, जो नेता लोग थे, वो बिल्कुल एक्टिव हो चुके थे और वो चाहते थे कि अब हिमाचल प्रदेश को लोकतंत्र दिया जाए, यानी लोगों के द्वारा हिमाचल प्रदेश में चुनाव वगैरह कुछ भी हो, इस तरह से हो। तो डेट निकल करके आती है दोस्तों अगली हमारे लिए जरूरी, 18 फरवरी 1948। 18 Feb 1948 को एक सत्याग्रह हुआ। उस सत्याग्रह का नाम था सुकेत सत्याग्रह। ठीक है, ये सुकेत सत्याग्रह हुआ लोगों में जागरूकता जगाने के लिए कि अब जो नेता चुना जाएगा वो लोगों के द्वारा चुना जाएगा। इसके लिए सुकेत सत्याग्रह हुआ। सुकेत सत्याग्रह इसलिए भी हुआ क्योंकि जो कुछ राजा थे वो ये चाहते थे कि रियासतें सिर्फ हमारी ही हो, यानी जो राजा चुने गए हैं उन्हीं की ही हो, अब लोगों के द्वारा ना चुना जाए, यानी जो राजा हैं वो ही एज इट इज चलते रहे। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं अब, है ना।
तो इसीलिए पंडित पद्मदेव, जिनके बारे में मैंने आपको अभी हाल ही में बताया, पंडित पद्मदेव के नेतृत्व में एक सत्याग्रह किया गया, जिस सत्याग्रह का नाम था दोस्तों सुकेत सत्याग्रह। ठीक है, ये सुकेत सत्याग्रह किया गया और ये सुकेत सत्याग्रह किया गया 18 फरवरी 1948 को। ठीक है, ये सारी चीजें धीरे धीरे चलती रही और 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का दोस्तों गठन हुआ। हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ और हिमाचल प्रदेश को 30 रियासतों से जोड़ करके मिलाया गया, जिसमें 24 आपकी शिमला हिल स्टेट्स थी। लिखिए, 15 अप्रैल 1948 में हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ 30 छोटी बड़ी रियासतों से। 30 छोटी बड़ी रियासतों से, कुछ इसमें आपकी शिमला हिल स्टेट्स थी और कुछ पंजाब हिल स्टेट्स थी। तो 26 थी इसमें आपकी दोस्तों शिमला हिल स्टेट्स और 4 थी आपकी इसमें पंजाब हिल स्टेट। और हिमाचल प्रदेश का जब गठन होता है तो 4 जिले जुड़ करके आते हैं, चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। और ये नाम आपको एज इट इज याद रखने हैं, चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। ठीक है, ये दोस्तों आज हमने हिमाचल प्रदेश का गठन आपको बता दिया कि हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। ठीक है, ये आपका छोटा सा डेमो था जो हिमाचल प्रदेश में आपको कराऊंगा। जिस समय आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी उस समय हल्का सा स्लो किया जाएगा, आपको लिखने का मौका दिया जाएगा। एलाइड सर्विसेज में थोड़ा और डीप कराया जाएगा, क्लेरिकल लेवल में थोड़ा सा नीचे करवाया जाएगा। ये मैंने बीच से कराया, ना एलाइड वाला करवाया ना क्लेरिकल वाला करवाया, यानी बीच जैसे में रखा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो कल मॉर्निंग में भी दोस्तों आपके लिए डेमो है, तो आप मॉर्निंग में भी डेमो देख सकते हैं 5 AM पे। ठीक है, 2 डेमो आपके हो गए। एक डेमो हो गया आपका करंट अफेयर्स का, उम्मीद है वो भी आपको अच्छा लगा होगा। और दूसरा डेमो हो गया आपका HPGK का। मॉर्निंग का जो डेमो मैं आपको दूंगा वो दूंगा मैं आपको हिंदी का। ठीक है, और एक डेमो दे दूंगा जिसका आप कहेंगे उस चीज़ का। ठीक है, तो बता देना जिस सब्जेक्ट का आप डेमो चाहते हैं, मॉडर्न डे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो आपको चाहिए उस चीज़ का डेमो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जो इंटरेस्टेड हैं दोस्तों वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, एनरोल कर दें। बैच कल से ही शुरू हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ कल पहली क्लास मॉर्निंग में यानी 1 सितंबर में सिर्फ पहली क्लास डेमो होगी। ठीक है, बाकी की जो क्लासेस होंगी आपकी वो फिर पेड वाली होंगी, जिनकी फीस डिपॉजिट होगी, वही क्लासेस को एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।